नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। सत्ता के संग्राम में आज महाराष्ट्र के रण में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह, जेपी नड्डा बंगाल और ओडिशा में भरेंगे हुंकार। राजनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने भी कसी कमर। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा 4 चरणों के बाद इंडी गठबंधन मजबूत। राहुल ओडिशा और प्रियंका यूपी में करेंगी प्रचार। विपक्षी गठबंधन की ओर से अरविंद केजरीवाल की भी होगी रैली। मायावती समेत बाकी दल के नेताओं ने भी झोंकी ताकत। राजस्थान के खेतड़ी गांव में हुए खदान हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में फंसे सभी 15 अधिकारियों को सुरक्षित निकाला गया। जयपुर के अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट में 30 आरोप तय करने को लेकर होगी सुनवाई। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने आज भी रांची में ईडी करने वाली है पूछताछ। कल भी कई घंटों तक उनके पीएस और घरेलू सहायक के घर से बरामद करोड़ों के कैश के बारे में किए गए सवाल जवाब। कान फिल्म फेस्टिवल में आज भारत पवेलियन का होगा उद्घाटन। प्रख्यात फिल्मी हस्तियां रहेंगी मौजूद। ओपनिंग सेरेमनी में मेरिल स्ट्रीप पाल्मेउडेर से सम्मानित। 2021 में ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद पहली बार घरेलू मैदान में खेलेंगे नीरज चोपड़ा। फेडरेशन कप एथलेटिक्स में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होना है मुकाबला। और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब 5वें चरण के प्रचार ने धार पकड़ ली। भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा की तरफ से सबसे बड़े चेहरे और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। यहां वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की पहली सभा 3:15 बजे ढिंडोरी में होनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री कल्याण में दूसरी रैली शाम करीब 5:15 बजे करने वाले हैं। कल्याण की जनसभा के बाद प्रधानमंत्री मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए रोड शो करेंगे। रोड शो का समय शाम लगभग 6:45 बजे तय किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल और ओडिशा में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल के हुगली में सुबह 11 बजे चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। वो सीरमपुर लोकसभा सीट पर ताल ठोक रहे भाजपा प्रत्याशी के लिए हुगली के मोसाद बाजार में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां वो एक चुनावी जनसभा और रोड शो करने वाले हैं। अमित शाह अस्का लोकसभा क्षेत्र में दोपहर करीब 2 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद कटक में शाम को करीब 5:30 बजे रोड शो किया जाएगा। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले बिहार के पूर्वी चंपारण में होंगे, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। फिर बंगाल रवानगी होगी, जहां दोपहर 2:30 बजे मुर्शिदाबाद में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया जाएगा। फिर बांकुरा में एक रैली होगी। बंगाल के दौरे के बाद भाजपा अध्यक्ष ओडिशा के खोरदा में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज लखनऊ का चुनावी दौरा करेंगे। वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राजनाथ सिंह बख्शी का तेलाब क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे और शाम को 6:45 बजे अमीनाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पार्टी के नेताओं की एक पूरी फौज इन दिनों प्रचार में जुटी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 चरण के चुनाव में इंडी गठबंधन मजबूत स्थिति में है। उन्होंने इस चुनाव को 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव बताया है। अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने भी इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया है। जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल और प्रियंका गांधी की बात करें तो आज राहुल गांधी ओडिशा के बोलंगीर में चुनावी दौरे पर रहेंगे। ये राज्य में राहुल की तीसरी रैली होगी। वहीं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अकोड़िया, ऊंचाहार, मतीनगंज में चुनावी प्रचार करेंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन भी आज धुआंधार प्रचार कर रहा है। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल अलग अलग रैलियों के जरिए गठबंधन की मजबूती के लिए मैदान में उतर रहे हैं। अखिलेश यादव बलरामपुर और फैजाबाद लोकसभा में गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे, जबकि केजरीवाल दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं। 4 चरण के चुनाव के बाद अब बीएसपी भी अपने प्रचार को और धार दे रही है। पार्टी सुप्रीमो मायावती आज यूपी के बांदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। उनके निशाने पर लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे गिरिराज सिंह ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की पिछली बार से भी कम सीटें आएंगी और राहुल और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने पर मजबूर होंगे। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माई बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी। ये भारत छोड़ के भागेगा। लोकसभा चुनाव के अभी 3 चरण का मतदान बाकी है और उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस समेत बाकी दल अपने बेहतर प्रदर्शन के दावे कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा कि पिछले 4 चरण के चुनाव में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन खराब रहा। देश की सत्ता का रास्ता, प्रशस्त मार्ग उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए और जो 4 चरणों में प्रतिसाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की 4 चरणों की हार 7 चरणों में बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गांधी परिवार ने रिश्तेदारी का ढोंग कर लगातार अमेठी और रायबरेली को गुमराह करने का काम किया, जिसकी सजा अमेठी की जनता ने इन्हें 2019 में दे दी थी और रायबरेली की जनता 2024 में देगी, जब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अमेठी हारने के बाद रायबरेली भी हारेंगे। देखिए, रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी का ढोंग करके रायबरेली, अमेठी को लगातार यह गांधी खानदान गुमराह करने का काम किया है, पाप किया है, जिसकी सज़ा अमेठी की जनता ने दे दिया है 2019 में और रायबरेली की जनता 2024 में देगी, जब कांग्रेस के
युवराज या सरदार श्री राहुल गांधी जी अमेठी से हारने के बाद रायबरेली भी हारेंगे। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए कथित अभद्रता का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया है। मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी अपना विरोध जताया है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं। तापस, जिस तरह से बीजेपी इस विरोध प्रदर्शन को हवा दे रही है, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठता है कि आप की जो पार्टी है या उसके जो वरिष्ठ लोग हैं वो इतने अहम और संगीन मामले पर आखिर चुप क्यों हैं? बिल्कुल, इसमें बुटोल रानी और इसी वजह से दिल्ली बीजेपी की महिला का ये जो पूरा विंग है, जो मोर्चा है, वो उतर चुका है रास्ते में और ये मांग कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला पूरा हुआ है सीएम हाउस के बाहर, तो उस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। इनका ये मानना है कि एक महिला है स्वाति मालीवाल, उनके साथ अगर सीएम हाउस के बाहर बदसलूकी की हुई है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दिल्ली में किसी भी महिला पे कुछ भी हो सकता है, वो सेफ नहीं है। आइए इनमें से कुछ लोगों से पूछते हैं उनका क्या मानना। मैम, आप बताएं, आप लोग यहाँ पे गर्मी में खड़े हैं, आप लोगों का क्या मानना है? हम एक नारी के सम्मान के लिए खड़े हैं, जो उसके जो प्रदेश में है, जो अच्छे पद पे है, आप उसका सम्मान नहीं कर सकते, आप अपनी ही महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, तो आप महिलाओं का क्या सम्मान करोगे? तो हम महिला के सम्मान के लिए खड़े हैं, स्वाति महिवाल के साथ खड़े हैं। स्वाति महिवाल, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी बिल्कुल बोलना चाहेंगे। सबसे पहले केजरीवाल जी की तारीफ करेंगे कि उन्होंने पिंक ठेके खुलवाए, ठीक है। आज इतना गिर गए कि प्रतिष्ठित जो महिलाएं हैं स्वाति मालीवाल, उनका अपमान करवा बैठे और कितना आप सबको नजर आ रहा होगा कि कितना वो करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोर्चा निकल चुका है, यहाँ से ये पूरा रास्ता जाएगा सीएम हाउस के बाहर तक। यहाँ पे भारी तादाद में लोग आए, गर्मी बहुत ज्यादा है, 40 डिग्री जो गर्मी है उसके बावजूद भारी तादाद में लोग यहाँ पे आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे नारा चल रहा है, नारेबाजी चल रही है केजरीवाल के खिलाफ। और ये इसी वजह से है क्योंकि एक महिला का उनका मानना है, एक महिला का एक सम्मान हुआ है, उनसे बदसलूकी की गई है और ये बदसलूकी का जो जवाब है वो ये देना चाहते हैं। तपस, लेकिन हमने ये भी सुना कि जो संजय सिंह हैं, यानी कि आप पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन वो गंभीरता नजर नहीं आ रही क्योंकि विपक्ष की जो पार्टी है, यानी कि आपसे दूसरी पार्टी भाजपा को इस मामले को उठाना पड़ा कि एक राज्यसभा का सांसद होने के नाते अगर वो सुरक्षित नहीं तो फिर किस हक से आप पार्टी के लोग दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? सनातन संस्कृति में महिला, देखिए आपने खुद इसका जवाब दिया। सोमवार को ये घटना घटी, सोमवार से बुधवार हो चुका है और आप देख सकते हैं संज्ञान लिया जा रहा है, ये शब्द आया है। संज्ञान कैसे लिया जा रहा है? क्या रास्तों पे खड़े होकर संज्ञान लिया जा रहा है या कोई कार्रवाई की जा रही है? जिन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है, क्या उन्होंने खुद बदसलूकी की है या किसी पे के शय पे बदसलूकी की है? ये दो अहम चीजें हैं। क्या शय मिला? क्या उन्होंने खुद अपने आप से किया? अगर शय मिला तो किसका शय मिला? किसके वो राइट हैंड थे? किसके शय पे उन्होंने ये किया? वो अहम है। तो ये जो जवाब है ये पार्टी अपने आप में देख नहीं पा रही है। पार्टी जैसे आरोप लगाती है, ये शायद उनको अपने आप देखना चाहिए कि क्या ये एक वन मैन पार्टी बन रहा है या ये एक डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो एक अहम बात देखने को मिल रही है। सोमवार से बुधवार हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उनको एफआईआर भी नहीं लॉन्च करने दिया, उनको फोन आया, उनको बुला लिया गया। तो क्या इसका मतलब समझा जाए? वो एक अहम चीज है। आप सोचिए, एक पार्टी है जिसका जो दिल्ली से निकल के आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अपोजिशन पार्टी को, बिल्कुल अपोजिशन पार्टी को उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनका नाम इस अभद्रता में सामने आ रहा है, वो अगर हम पार्टी की बात करें तो वो उस मुख्यमंत्री के पीए हैं। उनके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन पर क्या एक्शन लिया गया, क्योंकि मामला अगर सोमवार का है, आज बुधवार है, आखिरकार पार्टी ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज
आचल अभी हम लोग भी यही बात कर रहे थे कि वो पीएस है, अब पीएस ने क्या खुद अपने आप ये जो कदम उठाया वो उठाया या अंदर से किसी ने उनको बताया कि आप इस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ बर्ताव कीजिए? तो ये जो अहम चीज है, क्या अभी भी उनको रखा गया है? क्यों उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं इश्यू किया गया? आउटरेजिंग द मॉडेस्टी आईपीसी में तहत जो धाराएं हैं वो क्यों नहीं उन पे लगी है? क्यों एफआईआर फाइल करने नहीं दिया गया है? ये अहम मुद्दे बार बार उठ के आ रहे हैं और ये अहम मुद्दों को बार बार ये बीजेपी के जो अपोजिशन के वो लोग लेके आ रहे हैं कि आप सोचिए, अगर एक सीएम के घर के बाहर इतना बड़ा एक बदसलूकी होती है तो क्या दिल्ली में जो जनता है, दिल्ली में की जो महिला है, क्या वो अपने आप को सेफ महसूस कर पाएगी? आपको याद होगा कि ये आप पार्टी आई थी महिलाओं को सुरक्षा देने के एक उनका जो प्रस्ताव था, उनका जो मानना था, उस वायदे को लेके क्या आज महिलाएं सच में सुरक्षित है? वो एक अहम बात आती है। दूसरी बात आती है आचल कि अभी तक कोई डिसीजन या कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके पीएस के ऊपर जिन पे ये गंभीर आरोप लगाए। तो क्या हम ये माने कि ये जो शय था ये खुद सीएम ऑफिस से या सीएम के खुद उन्होंने कहा कि आप उनके साथ ऐसे? लेकिन आप पार्टी का ये भी बिल्कुल तापस, तो 2 दिन तक कोई उनका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? लेकिन आप पार्टी का ये भी पलटवार रहा कि कहीं ना कहीं औपचारिक शिकायत नहीं की गई स्वाति मालीवाल द्वारा। जी, औपचारिक शिकायत नहीं की क्योंकि उनको बुलाया गया, उन पर दबाव डाला गया। आपको पता होगा जब वो पुलिस थाने में बैठी थी तो उनके पास फोन आया कि आप उठ के आइए, आप कंप्लेंट ना रजिस्टर कीजिए। पुलिस थाने में गई तो थी एक कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, लेकिन उन पर प्रेशर बना के उनको दर्ज करने नहीं दिया गया। आप अगर सोच के देखिए, अगर उन पे ये इस तरह से बदसलूकी की गई है तो कितना उन पर प्रेशर डाला गया होगा कि उनको पुलिस स्टेशन से उनको उठ के वापस आना पड़ा। उन्होंने कहा था कि हम वापस आऊंगी, लेकिन वो नहीं आ पाई किसी कारणों वजह से। तो उन पे कितना प्रेशर डाला गया होगा कि उनको ये बताया गया कि आप एक्शन मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और ये जो मुद्दा है ये गरमाएगा और इससे आपकी छवि खराब होगी। तो इसी वजह से उन पे ये दबाव दिया जा रहा है और ये बहुत अहम होता है कि क्या पॉलिटिक्स आज इतनी हावी हो चुकी है कि एक महिला का जो उन पे इतना दबाव दिया जा रहा है कि उन पे जो उनके साथ जो गलत हुआ उसको भी वो अपने मुंह से कह नहीं सकती। तापस, लेकिन संजय सिंह का ये भी कहना था कि पार्टी उनके साथ है, लेकिन ये साथ वाली बात नहीं लग रही है क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि एक एक्शन लिया जाएगा, वो नहीं लिया गया। ऐसे में उनके कई वरिष्ठ नेता, हम गोपाल राय की अगर बात कर ले, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, जब कोई बात होती है अरविंद केजरीवाल से मुतल्लिक वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आकर स्पष्टीकरण देते हैं, उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी स्वाति मालीवाल के लिए नहीं किया गया आप पार्टी द्वारा। कि मेरे घर में कोई गुंडा घुसा है। देखिए, ये दोहरा मापदंड जो है ना, आप देख सकते हैं उनका कुछ भी होता है तो वो दोहरे मापदंड पे आता है। वो कहते हैं कि हम महिलाओं की आबरू, इज्जत और उनकी रखवाली करेंगे। आपके ही पार्टी के लोग हैं, आपके राज्यसभा के मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है। और जब संजय सिंह ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई हुई इसका कोई अभी तक पता नहीं चल रहा। अगर कार्रवाई हुई क्या घर क्या ये क्या पार्टी के अंदर कार्रवाई हुई या पार्टी के बाहर ये कार्रवाई हम लोगों को बताया जाएगा। हर चीज पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, हर चीज बताई जाती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो क्या ये बताना जरूरी नहीं है कि जिन्होंने ये जो एक तरह से उनके से बदसलूकी की, उनके ऊपर क्या डिसीजन लिया गया है, उन पे क्या एक्शन लिया गया है, क्या ये बताना जरूरी नहीं है? और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। एक डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है। डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब एक जो डिसीजन ले आता है वो सब मिलकर लेते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप पार्टी में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के वास्ते रहेगी, डिसीजन सिर्फ एक आदमी ले रहा है और वो आदमी जो है वो कोई और नहीं, सीएम केजरीवाल है, जो खुद कुछ दिनों पहले तक जेल के अंदर थे। अब वो डिसीजन सारे ले रहे हैं और जो लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं उन पे इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है। अच्छा, एक चीज और समझना चाहूंगी कि एनसीडब्ल्यू का कहना है कि वो एक जांच के लिए एक टीम भेजेगी, फिर रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? आपके सामने कह रहा हूं बहनों,
ये बात केवल स्वाति मालिवाल अभी तक एनसीडब्ल्यू ने जो जांच की बात कर रहे हैं, तो वो जांच कहाँ हुई है? वो क्या वो टीम बनाने की बात की, वो टीम कहाँ बनी है? अगर टीम बनी है तो क्या उन्होंने स्वाति मालिवाल से बात की? अभी तक नहीं। उन्होंने क्या पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों से बात की कि उनके पास जब पीसीआर कॉल आया था तो उस टाइम पे क्या एक्शन लिया गया? पीसीआर कॉल ने क्या उनका नोट किया था? अभी भी जो कंप्लेन है वो पेंडिंग में आ रखी है। पेंडिंग कंप्लेन मतलब उसको क्लोज नहीं किया गया। तो क्या एफआईआर की जाएगी उस पर? क्या वो जो बेसिस है, जो पहले ही बार जब फोन किया गया था, स्वाति मालिवाल ने पीसीआर को कॉल किया था, क्या उसके बेसिस पे स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया जाएगा? ये अहम बात है। क्या दिल्ली पुलिस आगे उठ के आएगी या कोई और या एनसीडब्ल्यू स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो कंप्लेन है ये मुख्यमंत्री ऑफिस अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिन लोगों की लिस्ट जब मुख्यमंत्री साहब जेल में थे, जिन लोगों की लिस्ट उन्होंने मिलने के लिए दी थी जेल प्रशासन को, उनमें उनके पीएस का भी नाम था। तो इस बात को तो हम समझ ही सकते हैं कि कितने ज्यादा करीबी, विश्वसनीय और स्थायी रिश्ता है उनका अपने पीएस के साथ। या तो स्वाति मालिवाल के साथ इंसाफ होगा, नहीं तो अरविंद केजरीवाल। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कहा जाता है जो पॉलिटिकल सर्कल्स में या रिपोर्ट्स जो हम लोगों को हमारे सूत्रों से जान रहे हैं कि ये जो पीएस है इनके, ये बहुत इनके खास कहते हैं कि ये राइट हैंड है, ये उनके साथ बहुत सालों से है। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास इन दोनों के बीच में है। और मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि क्या ये जो पीएस है उन्होंने खुद से ये डिसीजन लिया या किसी के कहने पे लिया? और जब मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ कि ये किसी के कहने पे लिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन है कि इतना, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ बदसलूकी करना एक सच में उसके लिए आपको एक हिम्मत चाहिए होती है। आपके ऊपर से आपके पास एक ऑर्डर आना होता है कि हाँ आप कीजिए, आप जो करेंगे हम आपके साथ। अच्छा, एक चीज और है, अक्सर चर्चाओं में रहते हैं पीएस, क्योंकि कौन खड़ा है, अक्सर चर्चाओं में रहते हैं पीएस तापस, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनकी नियुक्ति को रद्द किया था। फिर जब दोबारा पावर में आई अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण तो है ही, ये साफ समझ में आता है जिस तरह का ये पूरा मामला हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल है। देखिए, इसमें एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, यही वो पीएस है जिनके खिलाफ ईडी ने भी ईडी का भी उन पे उनकी नजर थी। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग पे भी जो एजेंसीज है उन्होंने इनसे क्वेश्चन किया था। तो ये ऐसे है जिन्हें कहा जाता है कि अगर सीएम हाउस में कुछ हो रहा है तो इनको हर चीज के बारे में पता होता है। तो अगर ऐसा है तो क्यों इनको इस चीज के बारे में नहीं पता? और अगर इतने पावरफुल है तो उनको ये पावर आ कहां से रही है? कौन इनको पावर दे रहा है? आप देख सकते हैं मोर्चा निकल चुका है, यहाँ पे मोर्चा निकल पड़ा है औरतों का, बीजेपी की महिलाओं का। किस हद तक लोग यहाँ पे भारी तादाद में लोग जा रहे हैं और ये जो मोर्चा है निकल चुका है। मांग कर रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी जो केजरीवाल के लोग हैं, बिल्कुल केजरीवाल सीएम है वो, और ये आधी आबादी की आवाज है तापस, ये सुननी ही पड़ेगी। तादाद में लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये आधी आबादी की आवाज है, इसे सुनना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आधी आबादी की आवाज है। महिलाओं की आवाज आप बंद नहीं कर सकते। अगर आप को बंद करने जाएंगे तो आप खुद, क्योंकि कुछ मसले सम्मान से जुड़े होते हैं, ना कि आपकी पॉलिटिकल मोटिवेशन या एस्पिरेशंस को लेकर, और ये समझना होगा दिल्ली सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया तापस, आपके पास वापस आऊंगी। मैं जानती हूँ कि यह खबर बहुत बड़ी है, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। और अगली खबर भी आप पार्टी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली के आबकारी घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 मई तक न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई। राउज एवेन्यू कोर्ट 30 मई को आरोप तय करने को लेकर सुनवाई करने वाला है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में 24 मई को सुनवाई करेगा। सीबीआई केस में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई होनी है। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद से वो जेल में बंद है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली और पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रबीर को गिरफ्तारी के
आधार नहीं बताए गए, जो सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल मामले के फैसले के मद्देनजर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक के जो संपादक है उन्हें रिहा करने की बात कही है। वाराणसी से लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के समय को बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। किसान नेता और वकील पी अय्याकन्नू ने अपना नामांकन दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने याचिका को पब्लिसिटी लिटिगेशन बताते हुए खारिज कर दिया है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिवंगत पिता की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए अनुमति दी है। 10 जून को गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के लिए प्रार्थना होनी है। साथ ही 11 और 12 जून को परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी कोर्ट ने अनुमति दी। अब्बास अंसारी को 13 जून को कासगंज जेल वापस शिफ्ट किया जाएगा। और राजस्थान के खेचड़ी गांव में हुए खदान हादसे में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में फंसे सभी 15 अधिकारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी का जयपुर के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बाकी उनका स्टेटस तो मेडिकल चेकअप टीम कर रही है। जो जयपुर रेफर किया है और डॉक्टर्स ने जयपुर भी रेफर किया है। तो लिफ्ट हादसे में जो फंसे सभी लोग थे उन्हें रेस्क्यू करा लिया गया है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस 100 मेरे सहयोगी मुकुल के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है